यूपीएससी हिंदी ओरिजिनल पर आप सभी स्वागत है। आज हम क्लास 17 के साथ आए हैं इकोनॉमी की। इसमें हम महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी इंट्रोडक्शन वगैरह के, जैसे कि आपको पता है, आप अगर ओल्ड स्टूडेंट होंगे आप समझ गए होंगे। बाकी ये प्लेलिस्ट का भाग है, इसमें हम इकोनॉमी क्लासेस लगभग खत्म कर चुके हैं। ऑलमोस्ट कुछ कीवर्ड्स की क्लासेस बची हुई हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट वर्ड है, देखो इसमें सभी स्टूडेंट्स से मैंने बोला था कि सभी स्टूडेंट्स इसकी क्लास लेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर होंगे, कुछ कीवर्ड्स उनको पता होगा। तो वो क्या करेंगे, वो 2x की स्पीड में यहाँ पे क्लास को देख सकते हैं। लेकिन उनको देखना जरूर है, आगे स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बीच में मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बता दूं या कुछ ऐसे फैक्ट्स बता दूं जो कि इंपोर्टेंट हो और यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी कि उनके आने की। ठीक है, तो बचना है स्किप करने से। तो आप करोगे क्या, सिंपल सा इसको स्पीड बढ़ा सकते हो बस। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देना। तो फर्स्ट हमारा जो कीवर्ड है वो है उदारीकरण। लिबरलाइजेशन क्या होता है, इस कीवर्ड को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। इसमें से कम 5 से 7 कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिनको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ दोबारा, इंपॉर्टेंट भी है और आपका थोड़ा सा रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। अब उदारीकरण का सीधा सा मतलब होता है नियंत्रण। जो हम किसी चीज़ पर नियंत्रण रखते हैं, कठोर नियंत्रण को क्या कर देना, उदार कर देना। उदार मतलब इजीली कर देना। जैसे अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो वो रहेगा जैसे मान लो हमारे घर में एक बच्चा है, उसको क्रिकेट बहुत पसंद है। ठीक है, हमने उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दी कि तुम पूरी क्लास पूरा स्कूल पढ़ के आओगे, फिर 2 ट्यूशन करोगे, उसका होमवर्क करोगे, स्कूल का भी उसका भी करोगे। ठीक है, और थोड़ा एक्स्ट्रा 1 घंटा पढ़ोगे, उसके बाद हम तुम्हें क्रिकेट खेलने ही जाने देंगे। अब उदारीकरण का मतलब क्या है कि हम उसके प्रति उदार हो जाएं, लिबरल हो जाएं। लिबरल का मतलब क्या होता है, उससे बोल दें कि एक ट्यूशन उसका लगा दें, क्योंकि उसका स्कूल चल ही रहा है। उसको अपनी मनपसंद का गेम जो 1 घंटे खेलता है, उसको 1 से लेकर 2 घंटे ईजिली खेलने दें, और हम भी खुश रहें, वो भी खुश रहें। तो ये होता है उदारीकरण। किसी भी चीज़ पे जो नियंत्रण होता है, कठोर नियंत्रण, उसको आसान कर देना। अब क्या है, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर लगाए गए नियंत्रण, लाइसेंस, कोटे और प्रतिबंधों को कम करना। अगर आप सभी को याद आ रहा होगा, 1991 से पहले क्या व्यवस्था थी हमारी, जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, ऑलमोस्ट क्या थी, बंद अर्थव्यवस्था। ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स का, यूआईक्यू का, बहुत आसान है और उसी टाइम पर पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस टाइम 2000 से पहले का, इजी है। लेकिन आपको पता है कि लाइसेंस लगते थे, कि कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिन पे लाइसेंस लगते हैं, आज भी लगते हैं, लेकिन मैक्सिमम सेक्टर्स पे लाइसेंस लगते थे। ठीक है, कोटा सिस्टम खत्म किया, जो रेस्ट्रिक्शन लगे रहते थे, जैसे कि इम्पोर्ट पर एक्सपोर्ट पर ज़्यादा टैक्सेशन लगता था, उन चीज़ों को कम कर दिया गया। तो उसको क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। भारत में शुरुआत कब से हुई, 1991 से। एग्जाम्पल क्या देते हैं हम, लाइसेंस राज क्या था, उद्योग लगाने से पहले हमको लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन 1991 के बाद क्या कर दिया, सिर्फ कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़कर अधिक में लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन में वो समझो अपने कॉन्सेप्ट, वो समझो, एक 49% का, एक समझो 51% का। इसमें क्या होता है, अगर आप समझते हो कि 50% मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट बराबर किसी भी चीज का। अगर किसी 50 पर किसी का 51% क्या है, ओनरशिप है, तो ओनरशिप में इसके फैसले ज्यादा मान्य होंगे मुकाबले इसके। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी में सरकार की जो हिस्सेदारी है या शेयरधारता 51% से, या 51% या 50% से ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे उसको, सरकारी कंपनी या सरकारी फैक्ट्री बोलेंगे, उसको कुछ ही बोलना हो। ठीक है, अगर उसकी इसमें प्राइवेट कंपनी इसमें 51 है और सरकारी 49 शेयरधारता है, तो इसको प्राइवेट कंपनी बोला जाएगा। ठीक है, तो 51 और 49 का खेल ये होता है। आप कभी बुक पढ़ोगे तो आपको ये इजिली दिख जाएगा आराम से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सरकारी कंपनियों को निजी क्षेत्र को सौंपना या उनमें सरकार की हिस्सेदारी कम करना। हम कहते क्या है, कभी कभी क्या होता है, वो गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट काम क्या होता है, जैसे कि 1970 रूस में क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति हुई, उसके तहत किसकी स्थापना हुई, उसके तहत स्थापना हुई किसकी, समाजवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था की, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था की स्थापना हुई। लेकिन 1929 सिर्फ 12 साल में इसकी पूरी पोल खुल गई थी कि ये सिस्टम नहीं चल सकता। गवर्नमेंट का काम होता है सब पॉलिसीज बनाना और जन कल्याण करना। उसका काम नहीं होता कि वो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनियों की तरह क्या उद्योग चलाए, फैक्ट्री चलाए, मुनाफा कमाए। ये काम उसका नहीं होता है। ठीक है, तो उससे हटके क्या करते हैं, और प्राइवेट जो कि हमारा पूंजीकरण था, पूंजीकरण कौन लाया था, 1786, अगर याद आ रहा हो तो, एडम स्मिथ। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जो प्राइवेट जो चीज़ें होती हैं, बिजनेस की, उद्योग होते हैं, उत्पादन उत्पादन, वितरण, उपभोग, ये सभी चीजें होनी चाहिए, वो प्राइवेट कंपनियों को देखना चाहिए। ठीक है,
तो हमने देखा कि सरकार क्या करती है, जब उसके पास बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उसके बाद योजनाएं बनाना उसको, तो हर चीज़ को संभालना कठिन कार्य होता है। और जैसे जैसे कोई डेमोक्रेसी या कोई देश परिपक्व होता है, समय निकलता जाता है, तो हर एक देश की अगर आप इतिहास देखोगे तो सभी जो देश होते हैं वो अपने यहाँ की जो कंपनियां होते हैं उसको प्राइवेट को सौंपते जाते हैं, और वही हमको यहाँ पे अपने देश में देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये पार्टी आ गई तो इसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है, और अगर ये पार्टी ना होती तो प्राइवेटाइजेशन कम होता, इसमें सिर्फ 19 या 20 का फर्क होता, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये ट्रेंड एक किसी पार्टी का नहीं, ये किसी एक देश का होता है। एक मैच्योर कंट्री जब बनती है, अगर आप यूएसए को देखोगे तो उसको मैच्योर डेमोक्रेसी बोला जाता है। अब उसके नेता कैसे हो सकते हैं, आप ट्रम्प को गाली दे सकते हो, लेकिन यूएसए एक मैच्योर डेमोक्रेसी, वहाँ पे आप जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट नहीं ले सकते, तो वो मैच्योर डेमोक्रेसी बन चुकी है। और भी कई सारी कंट्रीज हैं, तो आप उसकी जो स्थिति है, अगर आप इकोनॉमिक हिस्ट्री देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ये मैं चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बन जाए इकोनॉमी में। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको ना भी बताओ, तब भी आप उसको ईजिली सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, लॉजिकल लेवल पर उसको मिनिमम 50% पर ले आएँ। और 50% पे आप ले आते हो तो एलिमिनेशन मेथड्स के माध्यम से आप कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन अगर आप उसको टैकल करते हो, तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके वहाँ से सही होते हैं, तो आप हमेशा प्लस में ही रहोगे। अब एग्जाम्पल क्या है, एयर इंडिया को क्या किया, टाटा समूह ने इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है, टाटा समूह ने इसको खरीद लिया। कब किया, 2022 में। LIC क्या हुआ, 80% क्या किया, LIC को IPO लाकर सरकार ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी। पहले 80% थी, फिर 70% कर दिया गया। एग्जाम्पल क्या देते हैं, जैसे कोई रेलवे होटल हो, जैसे कोई कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जैसे BSNL है, तो उसको भी क्या किया था, अभी उन्होंने किसको दिया था, टाटा समूह को दे दिया था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। अब वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण का सीधा सा मतलब होता है कि हम अपने देश की जो सीमाएं हैं उसको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए ओपन कर दें। हाल ही में एक बहुत बड़ा जो चर्चा का विषय रहा है, वो रहा है भारत USA ट्रेड डील, जो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन चर्चा बहुत रही है, ठीक है। उससे बात करेंगे क्योंकि उसका सीधा लिंक हमारे एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर से है। अभी बहुत बड़ी रिपोर्ट है, अगर उसको पढ़ने जाएंगे, जिस दिन डील होगी उसी दिन पता लगेगा कि किस चीज़ पे हम एग्री किए हैं और किस चीज़ पर एग्री नहीं किए हैं। तो उस पर अभी से कुछ भी अपना अवधारणा बनाना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस चीज़ से बचिएगा। तो मैंने आपको बता दिया, दुनिया के देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक और संस्कृति का आपसी जुड़ाव बढ़ना। एग्जाम्पल क्या है, विदेशी कंपनियों को भारत आना, जैसे आपको आज मैकडोनाल्ड दिखेगा, सैमसंग कंपनी देखिए, एप्पल देखेगा, ये आपको 1991 से पहले होते हुए नहीं दिखाई देगा, ठीक है, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। थोड़ा बहुत दिख सकता है, 1 से लेकर 2%। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है 1991 का LPG एकदम से नहीं आ गया था। सरकार लास्ट 15 साल से प्रयास तो कर रही थी कि हम उसको कैसे ले जाएं, जो हमारा बिल्कुल बंद अर्थव्यवस्था है, और हमने जो सो कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई है। सो कॉल्ड, मैंने यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया है, उसका मतलब क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी पूंजीवाद और समाजवाद को मिक्स करके बोला है। लेकिन हमारा जो झुकाव था समाजवाद की ओर, उसको हमको झुकाव करना था किसकी ओर, हमको पूंजीवाद की ओर बढ़ना था। अभी झुकाव हमारा कब 1991 तक कहाँ तक था, पूंजीवाद की ओर झुकाव था। और अगर आज की अगर दृष्टिकोण देखोगे तो आज हमारा जो झुकाव है वो पूंजीवाद की ओर है, पहले समाजवाद की ओर था। तो अगर आप देखोगे, संजय गांधी खुद जब वो मारुति से उनका नाम जुड़ता है, एक केस में भी नाम आया था उनके कि वो बहुत बड़ा क्या हुआ था, फ्रॉड हुआ था, उसका नाम सामने आता है। और इंदिरा गांधी ने भी कुछ उठाए थे उदारीकरण के लिए, कदम उठाए किसने, राजीव गांधी जी ने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य एक अलग कॉन्सेप्ट ही अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझो MSP होती क्या है। MSP क्या होती है, किसानों को सहायता देने के लिए, क्योंकि हमारा जो देश है अभी विकासशील है, और आप सभी को पता होगा कि 55 to 60% आज भी हमारी जो पॉपुलेशन है, लगभग, एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट आपके इकोनॉमिक सर्वे में बताऊंगा मैं, लेकिन 55-60% जो जनसंख्या है वो आज भी कृषि पर निर्भर है। तो उनको, किसानों को फायदा पहुंचाने के न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है कि किसी भी अगर फसल को हम उगा रहे हैं तो उस पर हमको घाटा ना हो, कि हमारी जो लागत लगी, हमारी जो मेहनत लगी है, सभी चीज़ों को मिलाकर हमें इतना रुपए मिल जाए कि वो ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो ही जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमारे खाने पीने के लिए, यानी हमारी जीविका
यापन के लिए हमको पैसे मिल जाए, तो इसलिए क्या दिया जाता है, वो दिया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इस वर्ड को समझो पहले अच्छे से। न्यूनतम समर्थन, हम समर्थन कर रहे हैं किसके थ्रू, मूल्य के थ्रू, ठीक है, प्राइस के थ्रू। और कितना, न्यूनतम, कि जितना हमसे हो सकता है हम उतना कर रहे हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें एक होती है A2 लागत, एक होती है FL, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि देखो MSP से क्वेश्चन उसने पूछा है, तो हो सकता है अगर वो डेप्थ में जाएगा तो वो A2 FL में इजीली है, वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि A2 FL वो जरूर पूछ लिया जाए उसमें, ठीक है। और ये पूछा गया है यूपीएससी के अदर एग्जाम्स में, तो यूपीएससी की सिविल सर्विस में अब चांसेस बन जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब CSCP क्या है, कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या है, इसको बाद में समझेंगे, इसके लिए स्लाइड अलग से बनाई है मैंने। लेकिन ये क्या करता है, CSCP सिफारिश करता है। सिफारिश किससे करता है, आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। ये है, आपको बता ही देता हूँ अब, जस्ट अ सेकंड। हाँ, जो आपका CSCP है वो क्या करता है, CCA को क्या करता है, सिफारिश करता है। फिर CCA एक फैसला लेता है कि MSP पे हमको किन फसलों में कितना कितना पैसा देना है, किन फसलों पे देना है, किन फसलों पे हमको नहीं देना है। लेकिन हम इसको समझ ही लेते हैं। CCP क्या है, सबसे पहले इसका पूरा नाम समझो, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। CSCP हिंदी में क्या बोलते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बोलते हैं। सबसे पहले हो सकता है स्पेसिफिक क्वेश्चन इस पे बना दिया जाए यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो क्या है, नेचर क्या है, गैर संवैधानिक है, गैर वैधानिक है, ठीक है, याद रखना। संवैधानिक भी नहीं है, गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक है, ठीक है। गैर वैधानिक और गैर संवैधानिक। अगर स्टेटमेंट बनता है कि सांविधिक क्या है, बॉडी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसके अंडर आता है, तो ये आता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। 1965 में स्थापना हुई थी। पहले नाम क्या था इसका, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, यानी कृषि मूल्य आयोग इसका नाम था। मुख्य कार्य क्या होता है इसका, मुख्य कार्य होता है MSP की सिफारिश करना, विविध फसलों की उत्पादन की लागत का आकलन करना यानी एस्टिमेशन करना। थर्ड पॉइंट होता है सरकार को मूल्य नीति पर सलाह देना। अब आपको पता है देखने में कैसा लग रहा होगा, बहुत ही इजी टाइप में लग रहा होगा, ये 3 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, ये बहुत इजी लग रहे होंगे। लेकिन हो सकता है स्टेटमेंट में अगर यही पूछ लिया जाए ना, तो आप कंफ्यूज तो होते ही हो ना, कंफ्यूज तो आप होगे ना। आपको लगेगा हो सकता है कि एस्टिमेशन के लिए कोई अलग आयोग हो, या CCAA खुद एस्टिमेट करता हो, तो ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन चीजों को आप याद रखोगे। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब A2 क्या होती है, इसको हम इस स्लाइड में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, इसमें अभी हम वापस आएंगे। और लागत के प्रकार क्या होते हैं, A2 प्लस FL प्लस C2, ठीक है, इसको हम समझते हैं। पहले इसको तो हम समझेंगे, पहले इसको समझ लो। निर्णय प्रक्रिया क्या होती है, CCP होती है, क्या करती है, MSP की सिफारिश करती है, किसको, CCEA, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, खुद प्रधानमंत्री करते हैं, जो कि अंतिम स्वीकृति देते हैं। और इसके बाद किसानों को क्या मिलती है, इसके बाद किसानों को MSP मिलती है। प्रीलिम्स में ट्रैप्स है, वहां पे फंसना नहीं है। वो क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं, मैंने बता दिया। MSP घोषित नहीं करता है, सिर्फ सिफारिश करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे स्टार लगा लेना। अगर क्वेश्चन अगर मुझे बनाना होता तो मैं इसी को बनाता। लागत विश्लेषण आधारित सलाहकार संस्था है, ठीक है। सेकंड चलो, CCA क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। CCA अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट समितियों में से एक है। अगर क्वेश्चन कैसे आता है कि TCAA जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह कैबिनेट समितियों में से एक है, तो ये पूरा स्टेटमेंट सही होगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कार्यपालिका का अंग है, संवैधानिक निकाय नहीं है, मैंने बता दिया पहले, ठीक है। वो CSCB में बताया था, यहाँ पे मैंने CCA के बारे में बता दिया। किस नियम या रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो आर्थिक नीतियों पर निर्णय ये लेते हैं, वो सिफारिश कर रहे थे CSCP, ये निर्णय लेते हैं। बड़ी निवेश परियोजनाओं की स्वीकृति MSP जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। FDI प्रस्तावों पर निर्णय यही लेते हैं, FDI जो हम इतने दिनों से पढ़ रहे थे अच्छे तरीके से। सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े मुद्दे, डिसइन्वेस्टमेंट आदि। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आपको अभी बताया था, निजीकरण कर रहे हैं किसी चीज का हम, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट।
पीएसयूज मैं आपको और अच्छी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं या कैबिनेट की उप समिति होती है। ठीक है, ट्रैप्स किसमें नहीं फंसना, ये आपके ट्रैप्स में आपको फंसना नहीं है। अब वापस आते हैं हम, जस्ट सेकंड। हाँ, वापस आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब A2 क्या होता है? सबसे पहले देखो, अब एमएसपी देखो, अगर सरकार निर्धारण कर रही है तो उसको पता तो लगना चाहिए ना कि किसानों का, जो किसान है वो कितना क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक मापदंड बनाया है पूरा। क्या मापदंड? अब वो मापदंड क्या है, उसको हम दो टाइप से देखते हैं प्रमुख रूप से। एक तीसरा टाइप भी है, वो है C2। ठीक है, C2 को हम देखेंगे इसके बाद। लेकिन अभी जो जिस मूल्य पर या जिस मापदंड पर अभी एमएसपी प्रदान किया जाता है या न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता है, वो है A2 लागत प्लस FL। अब A2 क्या होती है? जो किसान होता है उसकी जो कॉस्ट आती है वो बीज में आती है, उर्वरक में आती है, फर्टिलाइजर, कीटनाशक में, किराए पर लिया गया श्रम अगर वो लेबर लगाता है अलग से, पट्टे पर ली गई भूमि अगर उसकी खुद की भूमि नहीं है तब, डीजल, क्योंकि डीजल करने में क्या ट्रैक्टर वगैरह उसने अगर चलाया तो डीजल, सिंचाई पर उसका खर्च कितना आया है, अगर नहर से ले रहा है तो पानी का उसको वहां पर कितनी कॉस्ट चुकानी पड़ी, अगर वो किसी की ट्यूबवेल से ले रहा है, खुद का ट्यूबवेल है, अगर उससे क्या वो बिजली का बिल बढ़ता है तो वो ये चीज। ठीक है, हो सकता है कि इससे भी पूछ लिया जाए कि A2 लागत में क्या क्या चीजें आती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर मुश्किल है ये पूछ लिया जाए तो। ठीक है, जब वो मैंने आपको एक क्वेश्चन डिस्कशन किया था आपसे कि विधिक सहायता कौन कौन प्राप्त कर सकता है, जब उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछ सकता है कि कौन कौन है उसमें शामिल है, कि सभी वृद्ध उसमें शामिल हैं क्या, तो हमने बोला नहीं है। ट्रांसजेंडर शामिल है जिनकी क्या इनकम कितनी है, 2 लाख से कम है। क्या ओबीसी शामिल है, ओबीसी की कितने से कम है, उसमें 2 लाख लिखा था लेकिन वो गलत था। ठीक है, जब वो ये पूछ सकता है इतना फैक्चुअल क्वेश्चन, और ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन उसने पूछे भी हैं पहले बहुत बार, तो हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए। तो इसको अच्छे से याद रखना। अब एफएल में क्या आता है, तो एफएल में आता है हमारा क्या, कृषि में उपयोग किए गए अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य। अब इसका सीधा सा मतलब क्या बोला है इसने, इसने बोल दिया ना कि अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य, जिनको वेतन नहीं मिलता है। यानी जैसे देखो फैमिली है, मान लो किसी की फैमिली में 2 लोग हैं, 2 पर्सन है, देखो ये 2 पर्सन है, ये 2 पर्सन है। अब बहुत बड़े खेत हैं तो इनको मजदूर लगाने पड़ेंगे, मजदूरों को क्या देना पड़ेगा, इनको अपना वेतन देना पड़ेगा या सैलरी देनी पड़ेगी, या कहीं कहीं क्या बोलते हैं दिहाड़ी देनी पड़ेगी, जो बोलचाल की भाषा में हम दिहाड़ी बोलते हैं उसको। ठीक, या पर डे वाइज जो भी उनको पे करना है वो। यहाँ पर इसको तो किस में शामिल कर लिया गया, A2 में। लेकिन एक चीज समझो, किसी की फैमिली में 5 से 7 लोग होते हैं, वो खुद उन लेबर की जगह या श्रमिकों की जगह वो खुद उस कार्य में लगे रहते हैं। अगर वो उस कार्य को कर रहे हैं तो उनका भी तो कोई वेतन बनता है, लेकिन क्या उनको कोई वेतन देता है, नहीं देता है। लेकिन जब सरकार देखी तो इसको भी एस्टिमेशन में वो लेती है, यानी आकलन में लेती है। तो क्या, जो पारिवारिक श्रम है, उसके परिवार के लोगों ने जो कार्य किया है, तो उसका भी वो मूल्य उसमें शामिल करते हैं। तो रियलिटी बात है, अगर उसके परिवार के लोग कार्य नहीं करते तो उसको लेबर लेना पड़ता, और लेबर अगर वो लेता तो A2 लागत में वो शामिल था ही। इसीलिए A2 प्लस FL इसमें शामिल करते हैं। अब A2 प्लस FL कर देते हैं और क्या बन जाता है, आमतौर पर A2 प्लस FL लागत का 1.5 गुना मिलता है। ठीक है, A2 FL लागत का कितना मिलता है, 1.5 गुना। यानी A2 FL अगर 100 रुपये है तो इसका 1.5 गुना हमको क्या मिल जाएगा, हमको MSP मिल जाएगी। ठीक है, अब MSP क्या, किसानों को उचित मुआवजा और उचित लाभ मार्जिन दिलाने हेतु निर्धारित किया जाता है। किस पर, A2 प्लस FL। अब C2 का मामला क्या है उसको देखते हैं। स्वामीनाथन आयोग की स्थापना स्थापना नहीं, इन्होंने 2006 में बोला था कि C2 लागत का प्रस्ताव इन्होंने दिया था। अब होता क्या है, A2 FL मैंने आपको समझा दिया क्या है। फर्स्ट तो यही शामिल होगा, फर्स्ट। सेकंड क्या शामिल होगा, स्वामित्व वाली भूमि का किराया मूल्य। मान लो जैसे इसमें लिखा था कि पट्टे पर ली गई भूमि। ठीक है, अब इसमें अगर हम यहाँ पे आते हैं, मान लो खुद की भूमि है, स्वयं की भूमि, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, अवसर लागत। अवसर लागत, अवसर लागत। ठीक है, अवसर लागत का मतलब क्या होता है, मान लो अगर वो अपनी भूमि खेती के रूप में यूज नहीं कर रहा होता, खेती के लिए यूज नहीं कर रहा होता, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, अगर वो अपनी भूमि को पट्टे पर देता, पट्टे पर देता या ठेके पे बोलते हैं ना, एक ठेके पे दे देते हैं,
ठेके पर दे देता तो क्या होता, उसको मिनिमम जैसे एग्जांपल मान रहे हैं 50,000 रुपये सालाना मिल जाता। तो क्या ये 50,000 उसकी अवसर लागत नहीं है कि वो खुद भूमि में क्या कर रहा है, खुद खेती कर रहा है, तो उसको इस 50,000 का घाटा तो है ही ना। अगर वो नहीं करता तो उसको 50,000 मिलते, तो इसमें अवसर लागत शामिल होती है। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड क्या, पूंजी परिसंपत्ति, उसने जो मशीनरी ली उसके आदि का जो ब्याज भर रहा होगा वो व्यक्ति, जैसे उसने ट्रैक्टर लिया तो उसकी ईएमआई है, तो ईएमआई से अगर उसने लिया होगा तो उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ा होगा, तो उसको भी इन तीनों को शामिल करके क्या बनता है, C2 बनता है। अब C2 क्यों बोला है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ चीजों का एस्टिमेशन नहीं हो पाया। कैसे, अवसर लागत का, किसका नहीं हो पाया, अवसर लागत, क्या इसमें शामिल हो पाई, नहीं हो पाई। ठीक है, क्या यहाँ पे मशीनरी शामिल हो पाई, नहीं हो पाई। ठीक है, लेकिन क्या रियलिटी में ये चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और स्वामीनाथन आयोग की यही जो दृष्टिकोण था सबसे बेस्ट था, जिन्होंने क्या बोला था कि एक लागत होती है जिसको हम C2 बोलेंगे, उसकी सिफारिश से हमको करना क्या है, MSP देना है 1.5 इंटू करके कितना, C2 लागत, यानी 100 रुपये अगर लागत है C2 के हिसाब से, उसमें 1.5 का गुणा करके आपको क्या देना है, अपनी MSP देना है। लेकिन वर्तमान में जो अभी लागू है वो क्या है, A2+FL से अभी दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को समझो। अब MSP प्रक्रिया क्या होती है, CACP क्या करता है, अनुमोदन करता है, अनुशंसा करता है या सिफारिश करता है। मैंने 3 वर्ड का यूज किया, तीनों वर्ड सही हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से, याद रखना नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। CCEA अलग है, जैसे CCEA अलग है और ये CACP अलग है, इसको अच्छे से याद रखना। नोडल संगठन किसमें आता है, भारतीय खाद्य निगम ये इसको भेजता है, फिर ये आपको क्या देगा, ये आपको प्रदान करता है क्या, आपको MSP। उत्पाद लागत के प्रकार A2 मैंने आपको समझा दिया, A2FL भी समझा दिया, C2 भी समझा दिया। अब CACP लिख दिया है, ठीक है, तो CACP अच्छी लिखना है इसको। CACP पता लागत पर विचार, ठीक है। MSP की सिफारिश करते समय A2+FL और C2 दोनों लागतों पर विचार तो दोनों पे किया जाता है। अब वो उनके ऊपर होता है इसको A2+FL पे देना है या सिर्फ C2 पे देना है। ठीक है, अब खाद्यान्न की आर्थिक लागत या FCI क्या होती है, खाद्यान्न की आर्थिक लागत। सबसे पहले तो MSP कितना हो, यदि कोई बोनस देना हो तो वो। थर्ड, खरीद की आकस्मिक व्यय। फोर्थ, वितरण लागत। ये क्या होती है, आर्थिक लागत होती है किसकी, FCI की, खाद्यान्न की आर्थिक लागत। जस्ट अ सेकेंड, एग्जाम्पल के लिए आप समझोगे, जैसे कि इनको तो MSP मिल गई, इनको किसानों को तो मिल गई, लेकिन जो खर्चा आ रहा है सरकार पर आ रहा है, तो क्या सरकार पर सिर्फ MSP का खर्चा आ रहा है। अभी आपको देखने पर लग रहा होगा कि हाँ सिर्फ MSP का खर्चा आ रहा है, लेकिन आप क्योंकि UPSC की अभ्यर्थी हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़े बहुत अगर आप पहले से पढ़ के आ रहे हो तो आपको पता है कि अन्य जो खर्चे होते हैं वो भी होते हैं। तो FCI क्या करता है, ये पूरी चीज़ों को संभालता है, भारतीय खाद्य निगम, यानी वो MSP देता है और वहां से लेते हुए पूरा कहाँ तक, वितरण तक। वितरण कहाँ कर रहा है वो इन चीज़ों का, PDS के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, खाद्य वितरण प्रणाली के तहत। खाद्य वितरण प्रणाली कैसे मिलती है, जो आपको उचित दुकानों पर मिलता है सस्ता, 1 रुपये किलो या 2 रुपये किलो गेहूं मिलता है, 5 किलो राशन। इसका नाम सुना होगा ना कि इस टाइम तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी रहता है कि 5 किलो राशन पर ये लोग पल रहे हैं, 80 करोड़ लोग। ठीक है, इस पर बहुत डिस्कशन होता है, इसके नकारात्मक पॉइंट्स बोले जाते हैं, सकारात्मक पॉइंट्स बोले जाते हैं उन चीज़ों पर, ठीक है, उन पर हम नहीं जाएंगे। तो FCI इन चीज़ों को संभालता है। तो खाद्यान्न की आर्थिक लागत मिलती कैसे है, देखो हम एक तो MSP दे दिया, अगर इसके ऊपर अगर उनको हम बोनस दे रहे हों, ठीक है, किसी साल उनको अगर हमने बोनस दिया MSP के ऊपर, अगर उसको हम क्या करेंगे कि पर केजी या पर क्विंटल हम उसको 50 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। कभी कभी क्या होती है, गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये प्रावधान कर देती है कि इस साल हम ये देने वाले हैं। खरीद की जो आकस्मिक व्यय होती है, हम जहाँ से क्या मंडियों से अगर हम खरीदते हैं तो उसको कहाँ तक ले जाना, वेयर हाउस तक, ठीक है, भंडार गृह तक, और उस भंडार गृह से कहाँ तक, उन दुकानों तक, उचित मूल्य की दुकानों तक। तो इसके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, भंडारण का जो खर्च लग रहा है, क्योंकि भंडार गृह में रखेंगे तो उसका तो खर्च आएगा ना कुछ, और उचित मूल्य की दुकानों का, वहाँ पर जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी सैलरी, और वहाँ पर अन्य चीज़ें,
तो उसकी जो वितरण लागत, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, टोटल मिला के इसको क्या बोलते हैं, कुल आर्थिक लागत। सिंपल सा यूपीएससी अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन लाएगी ना, यहाँ पे आपको देखने में बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लेकिन जब वो क्वेश्चन बनाती है ना कि खाद्यान्न की आर्थिक लागत में निम्न पद शामिल हैं, वो सिंगल सिंगल स्टेटमेंट वाला आपको देगा। कैसे? एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, सेकंड अतिरिक्त बोनस, थर्ड आकस्मिक या खरीद, फोर्थ आपको देगा ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, फिफ्थ आपका आ जाएगा क्या, वितरण लागत। वितरण लागत आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, एक दो पॉइंट वो एक्स्ट्रा डाल देगा जो कि गलत होगा, आप यहाँ पे फंस जाते हो। ठीक है, इसलिए हर एक चीज को बारीकी से समझा करो अच्छे से। ठीक है, इसको हमने समझ लिया। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य किस किस पर मिलता है वो आपको याद करना है। मैं सिर्फ पढ़ के बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो मेरे पढ़ने से कोई मतलब नहीं, रटने से कोई मतलब नहीं है। आप रटोगे, मेरे रटने से कुछ नहीं होगा, आप रटोगे इस चीज को। ठीक है, तो इन फसलों पर अनाज कौन कौन से हैं, इसमें से दाल कौन सी है, तिलहन कौन से हैं, और अन्य कौन कौन से हैं। अन्य में क्या है, नारियल, छिलका रहित, खोपड़ा, कच्चा कपास, कच्चा जूट। ठीक है, मूंगफली, तिलहन में क्या आता है, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों, कुसुम, तिल, कुसुम के बीज, नारियल। और ये कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स सिविल सर्विस में पूछ लिए हैं लास्ट 30 साल में। नाइजर वाला जो तिल था, ये क्वेश्चन 2023 में ही आया था, आपका आया था ना, जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता होगा। ठीक है, नाइजर के जो बीज थे उसका पूछा था ये चीजें। और एक चीज आपको देखो, मैं बहुत अच्छी तरीके से एक चीज समझाता हूँ आपको, ज्योग्राफी समझ लो आप या एनवायरनमेंट समझ लो, जब भी किसी स्पेसिफिक फसल से, क्रॉप से क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांसेस है 95% कि वो फसल इन फसलों के बीच से ही हो। तो आपको खुद से एक कार्य करना है, क्योंकि देखो हर चीज मैं करवा के नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी भी कुछ लिमिट्स होती हैं और हर चीज आप दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है, एक फसल के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे धान है, धान किस फसल चक्र की वो है, खरीफ की है या रबी की है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। धान की पूरी प्रोसेस कैसे, कि ये किस जलवायु में होती है, भारत में कौन कौन से स्टेट इसमें आ गए और किस किस एरिया में होती है, इसके लिए पानी की आवश्यकता कितनी होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इन्वायरमेंट्स के इफेक्ट्स। ठीक है, जैसे मीथेन, जो धान से जो पानी से भरे हुए खेत होते हैं वो क्या करते हैं, मीथेन छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको ज्योग्राफी मिल जाएंगे, एनवायरमेंट में मिल जाएंगे। तो कब जब भी पढ़ो किसी क्रॉप को तो देख लो, अगर वो एमएसपी से रिलेटेड है तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिले। और यही चीज अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर्स में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। दाल वाला क्वेश्चन है तो क्या पूछा गया था 2023 में, बिल्कुल पूछा गया था। सूरजमुखी से पूछा गया है अभी तक, सोयाबीन से पूछा गया था, पूछा गया है। ठीक है, धान से पूछा गया था, पूछा गया था, बिल्कुल पूछा गया था। और एक क्वेश्चन ये बाजरे से भी आया था, गेहूं से भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज याद रखना कि गन्ने पर एमएसपी नहीं मिलती है, बल्कि क्या मिलती है, एफआरपी मिलती है। केंद्र द्वारा एफआरपी उचित और लाभकारी मूल्य गन्ना नियमन आदेश 1966 के तहत शासित है। इसके अलावा राज्य क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एचपी राज्य सलाह, हाँ एचपी राज्य सलाह मूल्य घोषित कर सकते हैं, गन्ने पर कर सकते हैं या किसी अन्य फसल पर भी कर सकते हैं। अगर स्टेट को किसी स्पेसिफिक, क्योंकि हो सकता है किसी स्टेट की अलग से कोई स्पेसिफिक क्रॉप्स वहां पर ज्यादा होती हैं और किसानों को सहायता देना जरूरी हो, तो वो अपने अनुसार खुद मूल्य निर्धारण कर सकते हैं किसी अन्य फसल का, इनके अलावा। तो आपको याद जरूर करना है कि कौन कौन सी ये इनमें शामिल हैं फसलें, कौन कौन सी एमएसपी में शामिल हैं, इनमें से कौन सी अनाज हैं ये भी याद करना है, कौन सी दाल है, कौन सी तिलहन है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है खरीफ की फसलें कौन सी, रबी की फसलें कौन सी हैं। अगर एमएसपी से क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिक तो वो यही जरूर पूछेगा कि अगर सरसों है तो ये रबी की फसल है क्या, पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि वो रबी की फसल है, वो पूछेगा कि ये खरीफ ऋतु की फसल है। अब आप कंफ्यूज होते रहो, जो किसान फैमिली से रिलेटेड है उनको इसमें कठिनाई नहीं आती, लेकिन जो लोग बीच के रह गए, ना शहर के रह गए ना गांव के रह गए, वो लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक कपास है वो किस चीज की है, खरीफ की है,
मूंगफली खरीफ, सोयाबीन खरीफ, ठीक है, सोयाबीन पूछा गया था। सूरजमुखी याद रखना, गन्ना एफआरपी पूछा था, एमएसपी नहीं, मैंने आपको बता दिया। तो याद रख लेना खरीफ की फसलें कौन सी हैं और रबी की फसलें कौन सी हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपको लग रहा होगा कि मैं हर बात तो बोल रहा हूँ कि याद रखना है, जो स्लाइड्स में मैंने यहाँ पे लिखा है और मैं आपको दिखा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ाना मुझको खुद को पसंद नहीं है। अब किसानों से उचित मूल्य की दुकानों पर प्रक्रिया क्या होती है, एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लो। क्वेश्चन मैं तो नहीं सोच पा रहा हूँ कि वो कैसे पूछेगा, पूछ ले तो आपको पता होगा कि कैसी चीजें चलती हैं, बाकी अंडरस्टैंडिंग तो आपको होती है। जैसे रबी में क्या हुआ, अप्रैल मई व खरीफ या चावल अक्टूबर नवंबर में खरीद लेते हैं, ठीक है। रबी की फसल को कब प्रोक्योरमेंट कब करते हैं, वो लेते हैं, सरकार कब लेगी किसानों से, या मंडियों में कब बिकती है, गेहूं अप्रैल मई के टाइम पे। एमएसपी पे उन्होंने खरीद लिया, मतलब A2 प्लस FL पे, लागत को ध्यान में रखकर। गुणवत्ता की जांच की, एक चीज याद रखना, वो किसी भी किसान से ऐसे ही क्या नहीं ले लेते, गेहूं या और अन्य चीजें जैसे फसलें नहीं ले लेते, अनाज वगैरह। पहले उस गुणवत्ता की जांच होती है और FCI इसके बाद दोबारा जांच करता है। अनाज FCI गोदामों में संग्रहित होता है, इसके बाद क्या होता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेंटर की भूमिका होती है और साथ में राज्य सरकार की भूमिका भी होती है। ये एक सिंगल स्टेटमेंट बन सकता है यहाँ तक, जहाँ तक मुझे लगता है। मंडी व खरीद केंद्रों की व्यवस्था होती है, मंडी से FCI डिपो तक परिवहन होता है। गुणवत्ता व मात्रा की निगरानी दोबारा होगी, जरूरत होने पर अतिरिक्त भंडारण होता है। खरीदा गया अनाज केंद्रीय पूल में संग्रहित, यहाँ पर FCI आ गया, यानी सेंटर आ गया। राज्यों को आबादी जरूरत के अनुसार आवंटन, जैसे एक चीज समझो, सोया स्टेट कहा जाता है MP को। अब MP में सोयाबीन ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन तो इतना नहीं चाहिए, लेकिन इस सोयाबीन को अदर स्टेट में भी तो पहुँचाएगा, तो ये काम सिर्फ MP का होगा नहीं, इसमें आएगा FCI, ठीक है। FCI आएगा, इससे उठाएगा सोयाबीन को अदर स्टेट्स में जहाँ जितनी जरूरत होगी वहाँ पर पहुँचा देगा। FPS तक वितरण, FPS क्या, राज्यों द्वारा डिपो FPS का आपूर्ति, रियायती दर पर वितरण, गेहूँ 2 रुपये किलो, चावल 3 रुपये किलो। लाभार्थी कौन होंगे, जो आय प्रमाण पत्र, जो BPL होते हैं, NFSA वाले, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था ना, जो उसके अंडर जो मिलता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो मिलता है, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन पर जो राशन कार्ड होता है, आपने इस चीज का नाम तो सुना ही होगा ना, राशन कार्ड। और लागत वहन क्या होता है, FCI करता है, किस किस पर, खरीद की, भंडारण की, अंतर्राज्य परिवहन की। और राज्य किस पे लेता है, FPS तक वितरण करना यहाँ तक। और स्थानीय परिवहन प्रशासनिक खर्च कौन देता है, राज्य देता है। और एक मुझे ये लग रहा है कि अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाएगा तो वो ये पूछ सकता है कि अगर लागत का वहन कौन कौन को किस चीज का करता है, तो राज्य किसका करता है, इसका, और FCI किसका करता है, ये। FCI से मतलब क्या है, सेंटर, ठीक है। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मेरा अनुमान है, देखो 2026 में पूछ लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना 27 और मांगे चलो 28, 100% इन 3 सालों में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा और आना ही है। लघु वनोत्पाद होता क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते क्या है, परिभाषा, वे वनोत्पाद जो लकड़ी को छोड़कर, अब आपको पता होगा कि अगर आप जंगल जाते हो उसके असर आपको लकड़ी मिलेगी नहीं, आपको फ्लावर्स मिलेंगे, आपको फल मिलेंगे, आपको गोंद मिलेगी, आपको छाल मिलेगी इसकी, जिनका उपयोग भोजन, औषधि, तेल, मसाले, गोंद, रेशा आदि के रूप में किया जाता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वैसे क्लास में बहुत कम ही क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आंसर देना। आप में से किस किसने नाम सुना है अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल, इसका नाम आपने सुना है, बिल्कुल सही से बताना, बिल्कुल अर्जुन की छाल का नाम सुना है तो यस कर देना बस, और टाइमलाइन ऐड कर देना या लिख देना कि अर्जुन यस, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इन्हें नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहा जाता है, NTFP कहा जाता है, NTFP कहा जाता है, ठीक है। किसको बोलते हैं, उसमें लकड़ी शामिल नहीं होती, जैसे औषधीय पौधे, जैसे अश्वगंधा, शतावर। इसका यूज अगर आपने सुना होगा तो एड में सुना होगा, एड में एडवर्टाइजमेंट किसके, पतंजलि के, पतंजलि प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें हमेशा नाम आपको देखने को मिलेगा, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, शतावर और भी चीज़ें। गोंद या रेजिन अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है, मैंने पर्सनली देखा है गोंद का पेड़ कैसा होता है, उसमें गोंद निकलती रहती है, या रेजिन। खाद्य पदार्थ यानी महुआ, महुआ का नाम किसने सुना है,
इससे शराब बनती है। आपको ना पता हो, पता हो तो अच्छी बात है, ना पता हो तो भी बात नहीं है। आंवला, तेंदुफल, जामुन। और आपने सुना होगा तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ते से क्या बनती है? बीड़ी बनती है। बीज एवं तेली मिलते हैं, साल बीज, नाइजर के बीज। नाइजर बीज से आपको ध्यान है 2023 का क्वेश्चन पूछा था है कि जनजाति क्या बनाती है? इस तेल से खाना पकाते हैं। प्रमुख विशेषता क्या होती है? जंगल से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं ये? माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन, लघु वन उत्पाद। पेड़ काटे बिना संग्रहित किए जा सकते हैं। तो क्या है ये? इको फ्रेंडली लिस्ट में आते हैं। तो अगर क्या स्टेटमेंट बन सकता है कि लघु वनोत्पाद हैं वो इको फ्रेंडली हैं या पर्यावरणीय सह अस्तित्व रखते हैं। एक छोटा सा स्टेटमेंट जो आपको सिर्फ लैंग्वेज के दम पे फंसा देगा वो है लघु वनोत्पाद का उत्पादन पर्यावरणीय सह अस्तित्व का अच्छा उदाहरण है। या पर्यावरणीय उदाहरण ना लिखते हुए क्या लगेगा? पर्यावरणीय सह अस्तित्व है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लघु वनोत्पाद होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लियर होगे। स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग होती रहेगी, हमेशा होती रहेगी। गौन यूज कभी खत्म नहीं होगा। खाद्य पदार्थ इनका यूज कभी खत्म नहीं होगा, शराब चलती रहेगी। आंवले का यूज हर जगह हो रहा है। इसका पाउडर मिलता है और इसका पाउडर पैकेजिंग बहुत हाई लेवल पर जा रही है। बीज एवं तेल, पत्ते, तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के लिए देखो लिखा भी है, मैंने देख ही नहीं पाया था इसको। शहद, बांस कुछ राज्यों में। ठीक है, अब महत्व क्या है? जनजातीय परिवारों को 30 से 40% तक वार्षिक जो आय होती है वो किस पे निर्भर होती है? वो होती है इन टिम्बर पे, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर। पोषण, सुरक्षा, पारंपरिक औषधि का स्रोत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह का माध्यम भी है। नकदी प्रवाह का मतलब क्या होता है? अगर आप गांव से संबंधित रखते हो कि पूरा एक बहुत पिछड़ा हुआ गांव, जहां आपने वो जमाना देखा है कि उस टाइम पे 2G नेटवर्क भी ना आया हो, अगर आप उस गांव से संबंध रखते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कुछ दूध लेने जाते हैं, छाछ लेने जाते थे तो लकड़ी लेके जाते थे। आज भी मैंने खुद ने देखा है, आज भी क्या होता है, सब्जी बेचने वाला व्यक्ति आता है तो उसको हम बदले में गेहूं दे देते हैं, या अनाज के बदले जैसे क्या उनको या धान दे दी, धान यानी चावल दे दी। तो क्या है? नकदी प्रवाह का माध्यम है। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट बन सकता है? देखो, जब वो सिंपल स्टेटमेंट भी पूछा, उसने टफ स्टेटमेंट भी बनाता है, तो क्या वो सिंपल स्टेटमेंट में ये नहीं पूछ सकता कि लघु वनोत्पाद का प्रयोग नकदी प्रवाह में भी किया जाता है, या किया जा सकता है, या किया जाता ही लिखिएगा अगर स्टेटमेंट बनाएगा तो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। मैं एग्जांपल क्यों देता हूँ? जिससे आपके माइंड में बैठ जाए, और अगर आप एग्जाम देने जाओ ना तो भूलने की प्रॉब्लम हो ही ना। अब क्या MF मैंने पढ़ाया आपको, लघु वनोपज जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है? हाँ, 2013-14 से में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। स्टार्टिंग में कितना मिला? 12 वस्तुएं, और अब कितनी हो चुकी है? 70+ लघु वनोपज शामिल हैं, जिसमें क्या क्या? महुआ है, तेंदुपत्ता है, साल है, बीज है, नीम बीज, शहद, गोंद, औषधि पौधे। योजना का उद्देश्य क्या है? किसके अंडर काम करती है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है। किसके अंडर? जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत संचालित, ना कि कृषि मंत्रालय के। अगर UPSC क्वेश्चन बनाएगा तो वो हमेशा मिनिस्ट्री या पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन वो हमेशा गलत देता है। तो या तो वो उद्योग मंत्रालय लिख देगा, या कृषि मंत्रालय रख देगा, या हो सकता है वो कुछ भी रख दे, पर्यावरण मंत्रालय रख दे। तो याद रखना, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है ये। लघु वनोपज के लिए MSP सुनिश्चित कर जनजातीय समुदायों को उचित मूल्य दिलाना। सिंपल सा स्टेटमेंट है, पता होना चाहिए। बिचौलियों से संरक्षण और आय सुरक्षा, ये मैंने आपको बता दिया ये चीज। अब एक चीज और समझो, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, वो क्या है? ट्राइफेड। क्या होता है? ट्राइफेड का पूरा नाम होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये है क्या? ये भारत सरकार का एक संगठन है। क्या है? एक संगठन है जो किसके लिए काम करता है? जो आदिवासी समुदाय हैं उनके आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है, ट्राइफेड। तो याद रखना किसके अंडर काम करता है ये?
किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी जनजातीय मंत्रालय के अंदर कार्य कौन करता है? ट्राइफेड। तो याद, आप इसका नाम याद रख सकते हो, दोबारा लिखो, अगर लिखना चाहो तो अलग से लिख लो, मैं बोलूँगा, मेरा जो सुझाव रहेगा वो लिखो, वो होगा कि लिखो इसको, दोबारा लिखो, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट और क्या था? फेडरेशन, हाँ, ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य भी लिख लो अगर लिखना चाहो तो। इसका उद्देश्य था, सिंपल सी भाषा में लिखो कि आदिवासी या इसके लिए जनजाति लिखो, अच्छा वर्ड, जनजाति उत्पादों को बाजार तक पहुंच और उचित मूल्य प्रदान करना, बस, ठीक है। राज्य एजेंसी के द्वारा खरीद होती है, संघर्ष सब एज इट इज सेम। प्रभाव मैंने बता दिया, एग्जाम्पल क्या? नाइजर का बीज जो पूछा था फिल्म्स में। खली पशु चारा व जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। औषधीय गुणों के कारण व्यावसायिक मांग होती है, किसकी? नाइजर के तेल की, बस। अब इसे देखो, ये दो कीवर्ड्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। वो पहला क्या है? कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी। मैं आपको पहले इसको पढ़ा चुका हूँ, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। 2024 में इससे क्वेश्चन भी आया था और फ्यूचर में इससे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल होता क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है? सीधा सा मतलब समझ जाओ कि जिस चीज़ का हम यूज़, अगर हम किसी बिजनेस को चला रहे हैं, किसी उद्योग को चला रहे हैं, किसी फैक्ट्री को चला रहे हैं, तो जिस चीज़ का यूज़ हम बार बार कर सकते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कार्यशील पूंजी बोलते हैं। जैसे उत्पादन की दैनिक अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी दैनिक जो डेली हमको जरूरत हो रही है इनकी, ठीक है। मुख्य विशेषताएं क्या है? बार बार उपयोग होती है, जो मैंने आपको बता दी। एक उत्पादन चक्कर में ही खर्च हो जाती है, जल्दी नकद में परिवर्तन हो सकती है। जैसे कच्चा माल है, कच्चे माल का हाल नया प्रोडक्ट बन जाता है, दोबारा कच्चा माल चाहिए होगा, फिर उसको खर्च कर देंगे, तुरंत क्या हो रहा है? बार बार उपयोग हो रहा है, वही कच्चा माल, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, उसी में से कुछ हिस्सा हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद कुछ हिस्सा जो बचा था उसको दोबारा से यूज़ कर लिया। मजदूरी का भुगतान, मजदूर डेली काम कर रहे हैं, ये बिजली ईंधन तुरंत, ये चीज़ है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं इजी एग्जाम्पल अगर आपको बताऊँ, कोई कपड़ा फैक्ट्री हर महीने धागा खरीदती है और मजदूरी देती है, तो ये क्या है? कार्यशील पूंजी है। यानी हर महीने वो क्या कर रही है? धागा खरीद रही है, मजदूरी भी देती है, किस चीज़ की? धागे से कपड़े बनाने की, ठीक है। स्थिर कैपिटल क्या होती है? लॉन्ग टर्म जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी निवेश करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्थिर पूंजी, यानी वो स्थिर रहेगी। हमने मशीनरी ला के रख दी, जैसे ट्रैक्टर है, तो वो हम उसको क्या बोलेंगे? स्थिर पूंजी बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल, यानी वो 5 से 7 साल हमको कमा के देगा। उसको हमको सिर्फ मेंटेनेंस रखना है उसका सिर्फ, बाकी वो स्थिर ही रहेगा, वो खर्च तो होगा नहीं। ऐसा नहीं हो कि ट्रैक्टर खर्च हो गया पूरा, हालांकि उसके ह्रास होता है। ह्रास क्या होता है मशीनरी में? जैसे उसके टायर घिस गए, ऑयलिंग उसकी कम हो गई, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या ट्रैक्टर खत्म हो जाता है? नहीं। लेकिन कार्यशील पूंजी में क्या कच्चा माल है वो खत्म हो जाता है? बिल्कुल हाँ, एक बार में यूज़ कर लो, बन गया नया। तो लंबे समय तक उपयोग, बार बार खर्च नहीं होती, धीरे धीरे घिसती है, डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। आपको ध्यान होगा जैसे जीडीपी में से हम घटा के क्या बना रहे थे? एनडीपी। क्या घटा रहे थे हम? डेप्रिसिएशन ही तो घटा रहे थे। एग्जाम्पल क्या? मशीनें, कारखाने, उपकरण और भूमि। मैंने भूमि खरीद ली, ये फिक्स्ड कैपिटल है, ये फिक्स रहेगी एक जगह, ठीक है। क्या ईंधन फिक्स रहेगा? वो तो खर्च हो जाएगा। मैं इस पे फैक्ट्री लगा लूँ, 10 साल लगा लूँ, इसको फिर फैक्ट्री को बंद करके मैं बाहर फेंक दूँ इसको, कबाड़े को पूरा, लेकिन मेरी भूमि बची रहेगी। इसको क्या बोलूँ? फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। अब जाके आपको सिंगल एक काम करना है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन देखना और उसको आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, और अच्छे समझ के, अगर आपने पहले उसको पढ़ा हुआ है तो आपको हो ही जाएगा, हाँ सर मुझसे तो हो गया। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद सॉल्व करना उसको अच्छे से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? फैक्ट्री की मशीनें भवर कई वर्षों तक चलते, यह स्थिर पूंजी है। अब पीएसयूज इम्पोर्टेंट है, 2013 से पहले इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर क्वेश्चन उससे आए नहीं है जितने मुझे लगता था कि आने चाहिए थे, लेकिन हो सकता है क्योंकि यूपीएससी अपने 10 से 15 साल पुराने ट्रेंड को भी दोबारा से ट्रेंड में ले आती है,
PSUs क्या होते हैं? वे कंपनीज जिनको सरकार चलाती है। सरकार तो साडी अपनी है, वही वाली बात। अब क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? रणनीतिक नियंत्रण, आधारभूत ढांचा का विकास, सामाजिक आर्थिक संतुलन। इसको हम वर्गीकृत करते हैं कंपनियों को किस बेसिस पर? जैसे हमने क्या बोला था, हमने कैपिटल देखा था स्मॉल कैप, मिड कैप देखा था। तो जैसे हम प्राइवेट कंपनियों को कैपिटल के आधार पर देखते हैं, एम कैप, उसी तरह हम क्या देखते हैं, इसका वर्गीकरण हम इसी आधार पर करते हैं। और इन आधारों के आधार पर हमने इसका नाम क्या रखा है? पहला मिनी रत्न, सेकंड नवरत्न और तीसरा महानवरत्न। अब आपको पता होना चाहिए, और अगर यूपीएससी प्रीलिम्स यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा ना, तो एज इट इज विशेषताएं पूछेगा कि मिनी रत्न के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी या योग्यताएं होनी चाहिए, या मिनी रत्न कंपनियों की कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मिनी रत्ना, इंग्लिश में बोलते हैं रत्ना, हिंदी में बोलते हैं मिनी रत्न। ठीक है, मिनी रत्न को 2 कैटेगरीज में हम बांटते हैं, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी फर्स्ट में क्या होता है, इसकी विशेषता होती है लास्ट 3 साल में लगातार प्रॉफिट में रही हो कंपनी, यानी प्रॉफिट ऐसे रहा हो उनका। अगर वो ऐसे भी रहा हो, अगर ऐसे तो नहीं चलेगा, प्रॉफिट लगातार लाभ हो रहा हो। ठीक है, 3 वर्षों में किसी एक वर्ष में 30 करोड़ शुद्ध लाभ। ठीक है, 30 करोड़ तक का शुद्ध लाभ होना चाहिए, या 30 करोड़ होना चाहिए, या इससे शुद्ध लाभ होना चाहिए इसका। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे आपने समझ लिया। अब इसका मतलब क्या है? 30 करोड़ या इससे ज्यादा का लाभ हुआ हो लास्ट कितने सालों में? 3 सालों में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। स्वायत्तता क्या होती है? बिना सरकारी अनुमति के 500 करोड़ या नेट वर्थ जो कम हो तक का निवेश, स्वायत्तता होती है इनके पास। ठीक है, इनको स्वायत्तता होती है कैटेगरी 1 वाले को। कैटेगरी सेकंड क्या होता है? लास्ट 3 सालों में लगातार लाभ, सकारात्मक नेट वर्थ होना चाहिए। अब नेट वर्थ क्या होती है वो हम समझते हैं, क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने बार बार सुने होंगे। नेट वर्थ का सीधा सा मतलब होता है यहाँ पे कि जितनी कंपनी के पास संपत्ति है, यानी एसेट्स हैं। मैं आपको समझा चुका हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा। एसेट हैं। अब वो स्टूडेंट्स नहीं है कि जीडीपी से स्टार्ट करूँ मैं आपको पूरी इकोनॉमी पढ़ा दी। अब मैंने एसेट, उस पर माइनस इससे क्या, लायबिलिटी यानी देनदारी। ठीक है, मान लो इसकी संपत्ति 100 करोड़ है और इसकी जो देनदारी है वो 30 करोड़ है, तो क्या हो जाएगी? नेटवर्थ 70 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो इसकी नेटवर्थ वो सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक का सीधा सा मतलब क्या है यहाँ पे? क्या मतलब सकारात्मक से? हो सकता है कि संपत्ति 100 करोड़ की हो और उसकी देनदारी 130 करोड़ की हो, यानी 35 लाख का तो बिजनेस था, 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? वही वाली बात। ठीक है, तो सकारात्मक नेटवर्थ होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला ना कि हाँ 100 करोड़ की संपत्ति थी, 130 करोड़ की देनदारी, यानी -30 करोड़ की नेटवर्थ, तो ये क्या होती है? नकारात्मक नेटवर्थ। यहाँ पे क्या चाहिए? सकारात्मक। इसको स्वायत्तता क्या है? 300 करोड़ नेटवर्थ का 50% तक निवेश। ठीक है, इसमें इसको स्वायत्तता होती है। अब मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए किसमें? स्वायत्तता में। इस स्वायत्तता का मतलब क्या है? वैसे तो समझाने की जरूरत नहीं थी, आप सब समझ गए होंगे, लेकिन समझा दूं। स्वायत्तता का मतलब होता है, देखो सरकारी कंपनी है तो हर चीज सरकार से पूछ के करनी पड़ेगी ना। तो ये स्वायत्तता इनको ये होती है कि 500 करोड़ या नेटवर्थ, इनकी नेटवर्थ जो भी हो, या 500 करोड़, बिना गवर्नमेंट की अनुमति तक ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नई योजनाएं ला सकते हैं, नई कंपनी ओपन कर सकते हैं, नई शाखा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इतने रुपए तक की। इसको कितनी होती है? 300 करोड़ तक की। इसको 500 करोड़, इसको 300 करोड़। ये नेटवर्थ का 50%, और इसको क्या था? नेटवर्थ पूरा 100% तक। ठीक है, तो अगर टफ बनाएगा क्वेश्चन इसकी विशेषताओं से लेके, इसकी एलिजिबिलिटी या योग्यता से लेके, तो वो ये वाला पॉइंट जरूर डालेगा अगर इसको टफ बनाना होगा एग्जाम को। और जैसा मुझे देखने में लगता है इस टाइम पे पूछा जाता है, तो वो डेटा जरूर लेता है, या डिजिट उसको बहुत पसंद है यूपीएससी प्रीलिम्स को। तो डिजिट अगर इसमें है तो देख लेना इसको अच्छे से। अब नवरत्न क्या होता है? इसकी पात्रता ही क्या होती है? पहले से मिनी रत्न हो, फर्स्ट कैटेगरी वाली, एमओयू रेटिंग में बहुत उत्कृष्ट या बहुत अच्छी हो। अब आपने एक वर्ड पढ़ा,
वो था MOU। इस MOU का मतलब होता है क्या, इसका फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब होता क्या है, जैसे कि है तो ये कंपनी, डायरेक्ट मोदी जी आके तो इसको चलाएंगे नहीं ना इसकी मशीन को, कंपनी तो काम करती है जैसे करती है, बस इस कंपनी का जो मालिक है वो सरकार है। ठीक है, तो MOU क्या होती है, एक वित्त मंत्रालय, तो आपने सबने सुना होगा, वित्त मंत्रालय सुना है सबने? हाँ सर सुना है, बिल्कुल सुना है। तो वित्त मंत्रालय के अंडर काम करती है एक क्या, DPE। DPE क्या होता है, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, DPE डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या करती है, ये MOU रेटिंग देती है, जो बताता है कि लक्ष्य कितने प्राप्त कर रही है, कैसे कंपनी वर्क कर रही है, और ये कंपनी के जो सबसे ऊपरी हिस्से के अधिकारी होते हैं वो, और सरकार के जो विभाग के अधिकारी होते हैं वो आपस में बैठ के इस पर चर्चा करते हैं। ये 6 क्या हैं, इनके मानक हैं। इनमें से 3 चयनित प्रदर्शन मानकों में 60 या इससे अधिक अंक आपको लाना होता है। उसमें क्या है, नेट प्रॉफिट, कुल लागत से जनशक्ति लागत, PBDIT, टर्नओवर, प्रति शेयर, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन। ये हो सकता, पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस सिर्फ ये रटना है, इसके अंदर जाके नहीं पूछेगा। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ, अब पूछ ले तो फिर कर ही क्या सकते हैं, सिंपल सी बात है। स्वायत्तता क्या होती है, 1000 करोड़ तक का निवेश बिना गवर्नमेंट की, संयुक्त उपक्रम विदेश निवेश की अनुमति होती है, इसमें FDI की अनुमति होती है। एक सिंगल पॉइंट मिल गया। क्या नवरत्न में या नवरत्न से संबंधित निम्नलिखित पन्नों पर विचार कीजिए, इसमें FDI की अनुमति होती है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेकिन कंफ्यूजन वाला है। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा एग्जैक्ट तो उनको कंफ्यूजन जरूर होगा, और इस कंफ्यूजन में वो क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं, लेकिन आपको पता है FDI की अनुमति इसमें होती। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि सर क्या मिनी रत्न में FDI की अनुमति होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन ये डिपेंड, FDI का कभी डिपेंड इस पे नहीं होता कि वो सरकारी कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, वो इस पे निर्भर करेगा कि वो कितना % ले रहा है। क्योंकि देखो, अगर सरकारी कंपनी है तो 49% से ज़्यादा तो बेच नहीं पाएगा सरकार, इससे कम की अनुमति तो FDI की होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, ये तो आपको खुद दिमाग से सोचना चाहिए ना, कि अगर सरकारी कंपनी है तो FDI तो फिर 49% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, लेकिन FDI हो सकता है। FDI कुछ क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में या सेक्टर्स में मना किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करना मुझको कौन कौन सेक्टर्स में नहीं है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छे से। हाँ, और एक स्टूडेंट थे, उन्होंने कमेंट किया था कि नीर रीड अच्छी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का उसको अच्छे से दोबारा से अच्छी तरीके से समझा दूंगा। अगर इसी क्लास में कर देता तो अच्छी बात थी, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कर दूंगा। मुझे अभी याद आया, नहीं मैं इसमें स्लाइड शामिल कर देता, क्योंकि स्लाइड मेरे पास है, उसको सिर्फ पढ़ाना ही तो था बस। मैं चिल्लाता था बार बार, वेल, HPCL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? नवरत्न की। ठीक है, महानवरत्न क्या होता है? पिछले 3 वर्षों में औसत नेटवर्थ कितना? 15,000 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 25,000 करोड़ या उससे ज्यादा, औसत शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट कितना है? 5,000 करोड़, और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध। इस पे मैं चर्चा कर चुका हूं अच्छे से, जाके क्लास देख लेना या अपना नोट्स देख लेना। ठीक है, स्वायत्तता क्या होती है? 5 करोड़ तक का निवेश, 5,000 करोड़ तक का निवेश हो सकता है विदेशी सरकारी बिना सरकारी अनुमति की। उदाहरण, कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सबका नाम सुना होगा आपने, कोल इंडिया लिमिटेड। ट्रक्स चलते हुए देख लिए होंगे आपने, इनके ट्रक्स ऐसे होते हैं गोल वाले, ये बना हुआ है ऐसे ट्रक, इसमें टायर बना दो, ये इसमें ऑयल भरा होता है पूरा, उस पर लिखा भी रहता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वगैरह। ये हाईवे पे चलते हुए आपने देखे होंगे ऐसे ट्रक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नहीं एक चीज ध्यान दिया हो तो अच्छी बात है, ना दिया हो तो मैं बता देता हूँ, वो वर्ड है टर्न ओवर। अब टर्न ओवर क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। आपने अभी क्या देखा था, नेटवर्थ क्या होता है, नेट प्रॉफिट आपको पता ही है। अब टर्नओवर क्या होता है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जितनी हमने बिक्री की, यानी जितने का हमने बिजनेस किया, इसमें हमने कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं घटाया,
जैसे सिंपल सा है कि मेरी फैक्ट्री है कपड़े की, तो मैंने इसमें से कितने कपड़े इसमें से बेच दिए, सेलिंग कर दी। हो सकता है मैंने कपड़े बेच दिए 100 करोड़ के, या सिंपल सा एक छोटी सी फैक्ट्री से लेके चलता हूँ तो 5 करोड़, 5 करोड़ मैंने क्या किया है, इसमें टर्नओवर लेके आया हूँ। लेकिन क्या टर्नओवर फायदा होता है? नहीं। अभी हम इसमें से किसकी कॉस्ट हटाएंगे? इसकी इनपुट कितना लगाया हमने, इसमें कॉस्ट कितनी लगाई, इसमें मशीनरी कितने की आई, बिजली बिल और भी कई सारी ही जो शामिल होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वगैरह सब कुछ, उसको कॉस्ट को हटाने के बाद जब नेट हम पर क्या बचती था उसको हम क्या बोलते हैं, नेट इनकम या निवल आय, उसको क्या बोलते हैं, औसत शुद्ध लाभ 5,000 करोड़। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम से पूछा जा चुका है, और अगर पूछा जाएगा वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग भारत के कोर इंडस्ट्रीज में आते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा था, कोयला, रट लेना, मतलब नाम रट लो इसका, कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, ये आपके कोर उद्योग में आते हैं, कोर इंडस्ट्रीज में ये आते हैं। कौन कौन से 8 उद्योग आते हैं, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, ये आपके कोर उद्योग में आते हैं। सीएससी हम पढ़ चुके थे, सीसीईए पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चीज। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे वो देखते हो।